प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है भारत भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण आता है बहावी आंदोलन। इसका संस्थापक जो था वो भारत में सैयद अहमद बरेलवी, जो कि यूपी का रहने वाला था, और 1820 में जो है इसने बहावी आंदोलन की या बहावी आंदोलन की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में पंजाब में सिखों का और बंगाल में अंग्रेज़ों का अंत करना। और इन्होंने इस आंदोलन को इस तरीके से चलाया ताकि भारत में जो है मुसलमानों का सुधार किया जाए। उन्हें धार्मिक युद्ध का नारा दिया, जिसके कारण जो है वो मतलब भारत में जो है मुस्लिम धर्म में सुधार करके, और उसका राज्य जो है वो धार्मिक उद्देश्य से वो जो है धार्मिक युद्ध का मतलब ये होता है, जिहाद का मतलब अपने धर्म के लिए जो है वो किसी भी हद तक जो है चले जाना, मतलब युद्ध में चले जाना। तो इस तरह से अब जो है इन्होंने जिस तरह से लोगों में भाषण दिए, तो कुछ मुसलमान युवक और रूढ़िवादी मुसलमान जो थे, इन्होंने इनका समर्थन करना शुरू कर दिया। इस तरह से कई उत्तर भारत में जो है इन्होंने सिखों के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिए, सिखों पर आक्रमण किए। इसी तरह से 1831 में बालाकोट में एक युद्ध हुआ, जिसका सिखों की तरफ से जिसका नेतृत्व जो है वो शहजादा शेर सिंह ने किया, और सैयद अहमद रेलवी को उसने मौत के घाट उतार दिया। तो इसी इसी तरह जो है बंगाल में जो है बहावी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो टीटू मीर कर रहा था। उसने जगह जगह हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जहाँ हिंदू विरोधी नारे लगाए। और अब जो है अब जो है अंग्रेजी सरकार को भी जो है वो इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का बहाना मिल गया। तो अंग्रेज़ों ने जो है इसको जो है 1831 में एक युद्ध में जो है इसे मौत के घाट उतार उतार दिया। तो ऐसा नहीं है कि इसके टीटू मीर मरने के बाद या सैयद अहमद बरेलवी के मरने के बाद जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया था। इसके बाद भी जो है इनायत अली ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया, और इस आंदोलन के कारण ही बहावी आंदोलन के कारण ही भारत में जो है सांप्रदायिकता के बीज पड़ना शुरू हो गए थे। और ऐसा नहीं है कि बहावी आंदोलन जो था वो भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। मूलतः बहावी आंदोलन जो था वो अरब में इसकी स्थापना की गई थी, और वहाँ से ही ये इन्होंने मुसलमानों में जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बदली। 1857 में जो विद्रोह हुआ, उस दौरान भी अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की नीति अपनाई कि भारत में जो है वो सांप्रदायिकता या फूट की नीति, सांप्रदायिकता को उन्होंने बढ़ावा दिया, और उन्होंने अपनी नीति में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। वहाबी आंदोलन के बाद सर सैयद अहमद ने भी जो है वो भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में बहुत योगदान दिया। तो इसी तरह से हम अगर इसका दूसरा पॉइंट देखें, मुस्लिम लीग की स्थापना या मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक दृष्टिकोण। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब कारुल मुल्क ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करना, मतलब अंग्रेजी शिक्षा, मुसलमान जो है अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करें, अच्छी अंग्रेजी शिक्षा हासिल करें, और उसके द्वारा अधिक से अधिक जो है पद जो है वो मतलब ब्रिटिश सरकार में जो है वो ब्रिटिश प्रशासन में जो है वो अधिक से अधिक पद प्राप्त कर सके। और ये जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है के बाद जो है आने वाले 40-41 वर्षों में इन्होंने जो भारतीय मुस्लिम समाज में या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में या भारत में जो ऐसा सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाया, और जिसके कारण जो है भारत जो है विभाजन की ओर मजबूर हुआ। साथ साथ में भारत में कुछ ऐसी स्थितियां बनी, और जिस तरह से इन्होंने हर जगह जो है अपनी हर नीति में, अपनी हर मांग में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट है पृथक निवाचक क्षेत्र। अब जो है मुस्लिम लीग में वायसराय आया था मिंटो, उसके सामने जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है मिंटो के सामने पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग को रखा। मतलब पृथक निर्वाचक क्षेत्र, इसका मतलब ये है कि अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चुनना, जिससे
मतलब अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चुनना, जहाँ पर मुसलमान ही वोट डाल सकते हैं, वहाँ उनके मुसलमानों के लिए ही सीटें आरक्षित हों। तो मिंटो ने जो है इसका पृथक निर्वाचन क्षेत्र को जो है वो स्वीकार कर लिया। अब जो है क्या हुआ कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो है दोहरी नीति अपनाई। जब कांग्रेस चाहती थी कि मुसलमानों को ये जो है, या लीग की जो ये मांग है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसको स्वीकार ना किया जाए, क्योंकि इसके स्वीकार होने से मुसलमान जो हैं वो भारत क्योंकि इसके स्वीकार होने से इनके राष्ट्रवादी आंदोलन में मुसलमानों का साथ जो है वो नहीं मिलना था, क्योंकि अब जो मुसलमानों ने जो है वो कांग्रेस से अलग होकर ही अपनी मांग रखनी थी और अपने लिए अलग अधिक से अधिक अधिकार मांगने थे, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो अंग्रेज़ों की नीति को, दोहरे मापदंड को समझ रही थी। लेकिन इसी के कारण जब मिंटो ने क्या किया, इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र को, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्वीकार कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि अब कांग्रेस और लीग में विवाद पैदा हो गए। अब हम इसी तरह से आगे अगला पॉइंट देखें, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो एसी मजूमदार थे और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। अब ये हिस्सा जो लिया था, तो इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस और लीग में जो है समझौता हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनकी सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इस लीग कांग्रेस का इन सभी बातों को स्वीकार करने का उद्देश्य ये था कि कांग्रेस जो थी वो लीग को अपने साथ लेकर सामूहिक रूप से मुस्लिम लीग और कांग्रेस सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने इनकी सभी मांगों को, लीग की सभी मांगों को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि आगे चलकर जो है वो लीग जो है वो कांग्रेस का साथ देगी। लेकिन उनकी ये जो सोच थी कांग्रेस की, वो बहुत गलत साबित हुई, क्योंकि आगे जो कुछ दशकों में जो घटनाएं हुई उसमें लीग ने सिर्फ जो है अपने लिए और मुसलमानों के लिए ही समझौते किए। हर बात जो है वो अपनी अधिक से अधिक मांग मनवाने के लिए वो अड़ियल होते चले गए। पांचवा पॉइंट हम देखें, जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला। आज जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला जो था वो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। अब इसने जो है अपने इस 14 सूत्रीय फार्मूला में हर क्षेत्र में जो है वो मुसलमानों का नेतृत्व, मुसलमानों सभी पार्टी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता, सभी पार्टियों को धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ भी केंद्रीय या प्रांतों में जो है मुसलमानों को अलग से, और जहाँ पर बहुसंख्यक हों वहाँ पर भी अल्पसंख्यकों को जो है वो अधिक से अधिक अधिकार या पद प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है वो सामने रखे। इसलिए ये भी जो है जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला जो है वो क्या हुआ, जो जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला जो है वो अंग्रेज विभाजन को या इन विभाजन के लिए एक कारण बना। 1937 के प्रांतीय चुनाव। अब जो है भारत में 1937 में पहली बार जो है प्रांतों में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 8 प्रांतों में और लीग को केवल 2 प्रांतों में विजय हासिल हुई। अब इन प्रांतीय चुनावों में लीग की इतनी शर्मनाक हार हुई कि इससे जो है लीग और उसके जो नेता थे वो और ज़्यादा भड़क उठे और उन्होंने और अधिक से अधिक जो है सांप्रदायिकता का जहर जो है वो घोलना शुरू कर दिया। इसी तरह से हम अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट देखें, 1940 लीग का लाहौर अधिवेशन। अब देखो 1929 में ही जहाँ लाहौर में एक रावी तट के किनारे एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें
पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। वहीं 1940 में 11 वर्षों बाद ही लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, लीग का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और इस अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग रखी गई, मतलब पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया। तो इस पॉइंट में हमने ये देखा कि 1940 में जो है, जहाँ लीग जो है 1940 तक जो है लीग जहाँ मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक प्रांतों में केंद्रीय विधान परिषद में चुनाव में अधिक से अधिक पद पाने के लालायिक थी। लेकिन अब 1940 तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है अपने अड़ियल रवैये के कारण जो है आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव था वो उसको सामने रखे। 8वां पॉइंट हम अगर देखें, शिमला सम्मेलन। इसी तरह से 1945 में शिमला में वेबल ने एक वायसराय वेबल ने जो है एक सम्मेलन बुलाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है भारतीयों को अधिक से अधिक पद दे देंगे। अंग्रेजों के पास सिर्फ 2 पद रहेंगे, एक वायसराय का, दूसरा सेनापति का। भारतीयों के पास जो है 12 पद रहेंगे, जिसमें 6 पद हिंदू के, 6 पद मुसलमान के। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी वो मोहम्मद अब्दुल कलाम, इस सम्मेलन में जो कांग्रेस से मोहम्मद अब्दुल कलाम जी गए थे और लीग से जो है मोहम्मद अली जिन्ना गया था। यहाँ पर लीग ने अपने लिए एक बहुत भयंकर, या अपने लिए या कांग्रेस के विरुद्ध एक बहुत भयंकर चाल चली। मौलाना अब्दुल कलाम कह रहे थे 6 हिंदू जो है वो 6 हिंदू हैं यहाँ पर जो है ये 6 हिंदू जो है ये कांग्रेस से हो सकते हैं, कांग्रेस, और इनमें जो है चुने हुए आएंगे। और लेकिन 6 मुसलमान जो है ये ज़रूरी नहीं है लीग से आएंगे, क्योंकि लीग जो है वो पूरे भारत में जो है वो मुसलमानों का नेतृत्व नहीं कर रही थी। जबकि क्योंकि इसका जो है हमें उदाहरण सामने ही दिखाई देता है। जैसे जब 1937 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को 8 प्रांतों में विजय हासिल हुई, जबकि लीग को केवल 2 प्रांतों में, पंजाब और सिंध में। तो लीग जो है यहाँ पर एक अपना अड़ियल रुख अपनाया कि हमें यहाँ पर 6 सदस्य जो मुसलमान हैं वो केवल मुस्लिम लीग के होंगे। और मौलाना अब्दुल कलाम जो है यहाँ पर अड़ गए कि 6 के 6 सदस्य जो है मुसलमान नहीं हो सकते। हालांकि 6 हिंदू सदस्य में जो है कांग्रेस के सदस्य आएंगे, उसमें अगर मुसलमान होगा तो हम, मौलाना अब्दुल कलाम ने कहा, हम उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए यहाँ पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपनी बात पर अड़ गया और वहाँ से वो भाग खड़ा उठा और वहाँ से वो चला गया। इसी तरह से जो है घटनाएं आगे बढ़ती चली गई। अब 9वां पॉइंट आता है 1947 ईस्वी के चुनाव। मुस्लिम लीग को यहाँ पर सभी प्रांतों में 442 सीटों में भारी सफलता हासिल हुई, जिसके कारण जो है वो अब जो है उनका जोश जो था और अपने पाकिस्तान की मांग जो थी अब और ज़्यादा पकड़ने के लिए, या द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है उस पर और अधिक वो बल देने लगे। इसी दौरान जुलाई 1944 में संविधान सभा में जब चुनाव करने के लिए अंग्रेजों ने कहा, तो उस संविधान सभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 211 स्थान हासिल हुए, जबकि लीग को 73 स्थान हासिल हुए, जिससे जो है उनको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ में लगी। इसीलिए इस निराशा को मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 16 अगस्त 1944 को डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में पूरे भारत में जो है वो दंगे कराने का निर्णय लिया। तो उसने जगह जगह जो है वो डायरेक्ट एक्शन प्लान, मतलब हिंदुओं के मारो काटो, हिंदुओं के घर जला दो। तो ये जो है डायरेक्ट एक्शन प्लान उसने बनाया। और सबसे ज़्यादा दंगे दंगे जो है वो बंगाल में हुए। और बंगाल के नोआखली में उस दिन एक दिन में लाखों लाखों लोग मारे गए। और उस दिन जो है वो दूसरे दिन जब वहाँ पर महात्मा गांधी जी पहुँचे तो उनके एक भाषण के कारण जो लाख के हज़ारों के हिसाब से लोग जो आपस में लड़ रहे थे, तो महात्मा गांधी जी के एक भाषण से ही उन लोगों ने जो है वो दंगों को रोक दिया।
तो यहाँ पर जो है जब अंग्रेज़ों ने देखा कि एक महात्मा गांधी के बोलने पर एक दिन में ही सारे दंगे रुक गए हैं, तो महात्मा गांधी ने उन्हें वन मैन आर्मी की संज्ञा दी। तो इसके आगे हम अगर इसका 10वां पॉइंट देखें, अंतरिम सरकार की विफलता। कैबिनेट भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में की गई। इसका नेतृत्व जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का जो विरोध है मुस्लिम लीग ने जो है वो अंतरिम सरकार का घोर से घोर विरोध किया। जिन्ना जो है हर बात में जो है वो विरोध कर रहा था। 11वां पॉइंट हम अगर देखें, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में इसके वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस समय जो है वो इन्होंने इसमें जो है भारत के दो भाग, भारत और पाकिस्तान जो है भारत का विभाजन हुआ और ये जो विभाजन है सीआर फार्मूला चक्रवर्ती लाल गोपालचार्य फार्मूला के तहत हुआ। इसलिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान देश बना और 15 अगस्त 1947 को भारत देश बना। तो इसमें कुछ नीचे आप पॉइंट देख रहे होंगे। द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है वो मोहम्मद इकबाल ने रखा था, बात रखी थी। मांग जो है वो जिन्ना ने की। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध प्रांतों को लेकर जो है पाकिस्तान नाम का सुझाव दिया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि महा 1947 में भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे। पहला आ गया बहावी आंदोलन, फिर मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक दृष्टिकोण, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार होना, 1916 में कांग्रेस लीग समझौता, नंबर 5 जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला, नंबर 6 1937 के प्रांतीय चुनाव, नंबर 7 1940 का लीग का लाहौर अधिवेशन, नंबर 8 शिमला सम्मेलन 1945, बेवल की योजना जो कि जिन्ना के आइडियल रवैये के कारण जो है वो असफल रही। 1946 ईस्वी के चुनाव, 1946 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें जो है सभी प्रांतों में जो है मुस्लिम लीग को 242 सीटों में जो है सफलता प्राप्त हुई, जिसके कारण जो है लीग की जो है वो और अधिक जोश बढ़ गया। वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत की और उनकी मांग जो थी वो और अधिक बल पकड़ने लगी। इसी तरह से लीग का सांप्रदायिक दृष्टिकोण का जो सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है वो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन प्लान। इसमें जो है उसने अपने जोशीले भाषण के कारण जो है पूरे भारत में जो है वो दंगे करवाए और नोआखली में जब बंगाल में भारी दंगे हुए वहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है उन दंगों को बंद करवाया। तो कभी कभी हम जब लोगों से सुनते हैं कि ये जो विभाजन है वो महात्मा गांधी के कारण हुआ, ये ऐसा नहीं है महात्मा गांधी के कारण ये विभाजन हुआ। लेकिन इस पूरे माहौल को हम अब देखें अगर 1906 से लेकर और 1947 तक, तो मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना और सांप्रदायिक झगड़े जो लाखों के हिसाब से जो लोग मारे गए। तो इस दौरान जो है वो महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सभी को मजबूरी में जो है वो भारत के विभाजन के लिए जो है वो सहमत होना पड़ा। क्योंकि डायरेक्ट एक्शन प्लान जो हुआ था इस दौरान जो है उस समय भारत में लाखों के हिसाब से हिंदू और मुसलमान जो है वो सांप्रदायिक दंगे हुए, वो लाखों के हिसाब से लोग मारे गए थे। और इन सभी घटना चक्र को हम ओवरऑल देखें तो इन सभी के पीछे जो है वो ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों की ही चाल रही। अंग्रेजों ने जो है वो फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर अपना अधिक से अधिक शासनकाल भारत को अधिक से अधिक लूटा, आर्थिक रूप से लूटा और अधिक से अधिक जो है भारत का शोषण किया। और इतने बड़े भारत को यह बड़े विशाल भारत के दो टुकड़े करके उन्होंने अपनी नीतियों के कारण ही बहुत बड़े भारत की जो है एक दो टुकड़े या विभाजन के लिए जो है वो भारतीयों को मजबूर किया। इस तरह से हम अगर देखें तो यहाँ पर इन 10 पॉइंट या 11 पॉइंट से ही आप इस भारत विभाजन के प्रमुख कारण ये थे और ये स्थितियाँ ऐसी थी कि इसके कारण जो है भारत विभाजन हुआ। तो आशा है बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से इन टॉपिक को
समझ आया होगा। इस वीडियो को अगर हम एक दो बार सुने तो आपको मेन कंटेंट पता चल जाएगा। पूरी डिटेल जो है वो आपको जो है आपकी किताब से ही पढ़नी पड़ेगी, एक दो बार पढ़नी पड़ेगी। ये पढ़ना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज भी जो है वो भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो बन पिछले 75 वर्षों से बना हुआ है। हमारे 3 युद्ध हो चुके हैं। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, +2 के विद्यार्थियों को, ये इतिहास के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि क्या स्थितियाँ थी, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण जो है वो भारत विभाजन हुआ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।